द सर्वे यूज फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस, इसको एग्रीकल्चरल सर्वे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आंशिक रूप से मिट्टी के बांध से जल निकासी वाली घनी संरचना क्या कहलाती है? मिट्टी के बांध के आर पार पानी लेके जा रहा है तो मतलब ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर हो गया। ये भी बहुत बार बताया है, कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। शीट इरोजन को सरफेस फ्लो इरोजन कहते हैं क्योंकि शीट सरफेस से काटती है मिट्टी को। भैया क्वेश्चन में वैरायटी नहीं दे पा रहे हैं यार एग्जामिनर से। यार मुझे थोड़ा सा एतराज़ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चों से, एग्जामिनर से। स्टूडेंट से तो नहीं, स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी है भाई? स्टूडेंट तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है या एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर्स हैं मुझे उनसे ख़ास शिकायत है कि भाई आप लोग कम से कम यार क्वेश्चन में चीज़ें ऐसी पूछो, ऐसी बताओ, ऐसा लोग बच्चे मेहनत तो करें। वही चीज़ें रटी रटाई पूछ रहे हो यार। और इतनी बार मैंने भी कराई हुई कि मुझे भी लगता है कि यार मैं फिर से वही बता रहा हूँ। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए इस पर नहीं जाते हैं कि क्यों पूछ रहे हैं ऐसा, है ना। अब एक आउटलेट से एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन ए ईयर, अब ये क्या होता है भैया? इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन होती है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है 10 लीटर पर सेकंड 30 मीटर ऊंचाई पर, इसका आंसर 4 आता है। आप लोग ज़रा अपने आप कमेंट बॉक्स में, मतलब आप खुद से इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजिए मेरे पास। मैंने ऑलरेडी इसको यूट्यूब पर एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, इसी का मैंने सोल्यूशन डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे आप चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। किलोवाट में वैल्यू निकाल के 746 से भाग कर दीजिए, 4 आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं इसका। फिर आते हैं 3 किलोवाट आएगा, 746 मतलब 750 के आसपास होता है, तो आंसर इसका 3.96 के आसपास आएगा या 4.04 के आसपास आएगा, इसलिए 4 आंसर इसका आता है फाइनली। तो अब आते हैं इसे 5वें 33 इसमें 33 पे। तो ये क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में डिज़ाइन क्राइटेरिया जनरली यूज़ फॉर ए मीटर फ्लो वेरिएशन ऑफ 20% होता है। मतलब कहीं से अगर पाइप से पानी छोड़ रहे हैं और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का मीटर लगा है, 100 लीटर पानी छोड़ो तो यहाँ से 80 लीटर से ज़्यादा निकलना चाहिए, इसलिए 20% से कम इसका क्या होना चाहिए? इसकी डिज़ाइन क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 33 का पहला। मृदा नमी की मात्रा क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है भैया? तो सॉइल मॉइस्चर का जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ जो है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के साथ इंक्रीज़ सॉइल मॉइस्चर टेंशन बढ़ती जाएगी तो सॉइल की मॉइस्चर क्या होगी? ये भी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है अलग से। बुलडोजर का उपयोग करने वाली मशीन भैया 25 मीटर इसका ऑप्शन होता है, क्योंकि बिजली के 2 खंभों के बीच दूरी कितनी होती है गांव क्षेत्र में, शहर में भी? 25 मीटर, ठीक है। तो बुलडोजर 2 पॉइंट के बीच में 25 मीटर चलाया जाता है, ये इसकी वैल्यू है। और ये इसका मानक है, मानक से ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, मानक को मानक मान के याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कम पूछा गया है, बहुत बार नहीं, लेकिन फिर भी एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ और नया इसमें नहीं आता है। अब इसमें क्या है? फॉर द हाइड्रोलिक इफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चैनल। तो मोस्ट इफिशिएंट कौन सा होता है भैया? सेमी सर्कुलर। लेकिन मैक्सिमम जब हम गांव के क्षेत्र में या कहीं भी जाएंगे, कच्ची या पक्की नहर देखेंगे तो ट्रेपेजॉइडल ही बनाई जाती है। कच्ची नहरें ट्रेपेजॉइडल बनाते हैं, कुछ दिन बाद कट कर अपने आप सेमी सर्कुलर हो जाती हैं। लेकिन वैसे अगर हाइड्रोलिक रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेमी सर्कुलर सबसे अच्छा से इफिशिएंट क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। विशिष्ट भंडारण का स्पेसिफिक स्टोरेज मतलब L⁻⁻1, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत बार पूछा गया, पॉइंटर में भी दिया गया। 38वां क्वेश्चन देख कर तो मुझे हंसी आ रही है भाई साहब। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो या सोडियम परसेंटेज एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी की वैल्यू के अनुसार सॉइल की कई प्रकार की टाइप होती हैं, जिनके 5-6 प्रकार की टाइप मैंने लिस्ट कराई हुई है। लेकिन एग्ज़ामिनर्स को सन 2002 से, मतलब जब से मैंने होश संभाला एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि 20 बार क्वेश्चन पूछा इन्होंने, लेकिन हर बार एक ही क्वेश्चन कि 15% से ऊपर और 4 मिलीमीटर पर सेकंड से अधिक। मतलब क्या इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं है, या इसके अलावा आप क्वेश्चन खोजते नहीं हैं, या इसके अलावा आपकी बुक में कुछ जानते नहीं हैं? आप बार बार एक ही चीज़ क्यों पूछते हैं? आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हैं? 38वें का पहला ऑप्शन जो कि हमेशा से होता सही आया है, इस बार भी सही है, वही होगा सही। क्यों होगा? क्योंकि हर बार यही सही होता है और हर बार यही पूछते हैं ये।
सैलाइन एल्कली सॉइल, इसका आंसर होगा। फिर आते हैं 38वें में, 39वें क्वेश्चन पे आ जाइए अब भैया। पार्श टाइल्स के बारे में, स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल टाइल्स। लेटरल टाइल की स्पेसिंग बढ़ाएंगे कब? जब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 4Ks B-A²/4 ऐसे करके फॉर्मूला होता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऊपर है, ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो 39 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। 40वां प्रश्न है आपका, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, टेडेड है। 40वें में हो जाएगा, यहाँ पर भूमि कैसी है भैया, ड्रिलिंग के बारे में पूछा है। तो भूमि कैसी है? बोल्डर है, स्लैंट है और फिशर है। यही 3 शब्द के साथ पूछता है। AM माइकल की किताब में आप देखेंगे, केबल टूल प्रिकर्शन ड्रिलिंग में यही 3 शब्द ही लिखे हुए हैं कि ये 3 चीज़ें जहाँ होंगी ना, वहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। और कमाल की बात ये है कि कम से कम 6वीं बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और इसमें भी रोटेरी ड्रिलिंग, कोर ड्रिलिंग, और ये हाँ, इसमें मान सकते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ अलग अलग पूछा है। कभी कभी रोटेरी ड्रिलिंग भी पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केबल टूल प्रिकर्शन ड्रिलिंग वाले में केवल यही 3 शब्द का ही इस्तेमाल करके पूछते हैं। ये कीवर्ड है इसका, ब्लोडर, स्लैंटेड एंड फिशर्ड। जब भी ये 3 शब्द आ जाए ना, तो सीधे कहाँ चले जाइए? केबल टूल पे। फिर आते हैं लीचिंग एफिशिएंसी पर यूनिट वाटर इज़ द हाईएस्ट। लीचिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट पर यूनिट वाटर किस में होती है? तो जिसमें लीचिंग सबसे कम, एफिशिएंसी उसमें सबसे अधिक। तो कौन सी हो जाएगी भाई? 41वां चौथा, स्प्रिंकलर में। फिर आते हैं निश्चित क्षमता। क्या पूछा भैया? फॉर द गिवन हेड एंड कैपेसिटी द पंप हैविंग लार्जर स्पेसिफिक स्पीड। किसी पंप की स्पेसिफिक स्पीड अगर लार्जर है तो वो क्या होगा? महंगा होगा, सस्ता होगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज को 1 मीटर की गहराई से निकालने के लिए पंप जितने RPM चलता है वही उसकी स्पेसिफिक स्पीड कहलाती है, ठीक है। ये अब यही इसकी स्पेसिफिक स्पीड कहलाती है। अब से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज है, 1 मीटर की गहराई से निकालना है, और स्पेसिफिक स्पीड अधिक है, इसका मतलब क्या है कि पंप को ज़्यादा चक्कर चलने पड़ रहे हैं, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड को 1 मीटर गहराई से निकालने के लिए। ज़्यादा चक्कर चलेगा, हाई RPM पंप होगा। हाई RPM होगा तो वाइंडिंग ज़्यादा होगी, तो पावर ज़्यादा लगेगा, तो पंप महंगा हो जाएगा, तो लार्ज एंड कॉस्टली हो जाएगा। तो 42वें का दूसरा हो जाएगा। फिर आते हैं 43 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। सेमी कन्फाइंड एक्यूफर, बहुत बार करा चुका हूँ इसको मैं, पॉइंटर में भी बताया हुआ है। स्टोरेज कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस और ट्रांसमिसिबिलिटी, ये तीनों ही सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की क्या होती हैं? प्रॉपर्टी होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लीकेज फैक्टर बहुत बार पूछा गया, राजस्थान AE 18 में, उत्तराखंड में, UP में, ICRJRF में इतनी बार आ चुका है कि इस क्वेश्चन को बताने में भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही है, फिर भी बता रहा हूँ। 44 का पहला ऑप्शन, लेंथ। लीकेज फैक्टर की विमा लेंथ होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन। भैया जहाँ हवा चलेगी वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, हाई विंड एरिया, पानी पर हवा चलेगी, फवारा एक तरफ भाग जाएगा। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो कि 85% से अधिक होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 46 पे आ जाते हैं। कंजंक्टिव यूज़ ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर प्लांट 2। कंजंक्टिव यूज़ जो सरफेस और ग्राउंड वाटर का है, ये किसके लिए करते हैं भैया? ऑगमेंट कैनाल सप्लाई, हाँ, नहर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। 46 का जल स्तर कम करने के लिए, एकदम वाटर लॉगिंग को कम करने के लिए भी करते हैं। वाटर लॉगिंग होने से ऊपरी सतह में सॉल्ट मात्रा बढ़ जाती है, पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है मिट्टी। और 46 में फिर आते हैं खराब गुणवत्ता का पानी। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हो गए। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया था मैंने, ठीक है। इरिगेशन वाटर इरिगेशन की जो शीट शुरुआत की 3 है, उसी में ही कराया हुआ है इसे। 47 पे आते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी इज़ डिफाइंड एज ए बॉडी अबाउट विच। स्ट्रीमलाइन बॉडी डिफाइन करी जाती है ऐसी बॉडी के तौर पे
ये क्वेश्चन थोड़ा क्वालिटी वाला मैं मान सकता हूँ। हालांकि जूनियर इंजीनियर के बच्चों से सवाल आपने पूछा है तो केवल इसलिए ताकि 100 में 5 छोड़ना ही है तो यही 5 में से एक ये भी छोड़ दो, क्योंकि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ रखी है और वहाँ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया उस वक्त तो आपको तैयारी के दौरान दोबारा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का कभी मौका नहीं मिलता। बीटेक के समय आपने पढ़ा होगा। और इस क्वेश्चन के लिए अलग से मैंने एक डाउट क्लास भी ली थी जो कि यूट्यूब पर मैंने फ्री डाल रखी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसका 47 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, जहाँ पर मैंने सरप्रेस्ड बॉडी और इन सब बारे में बताया हुआ है, स्ट्रीमलाइन बॉडी वॉडी के बारे में। पिटॉट ट्यूब पे आते हैं भाई। पिटॉट ट्यूब वाला क्वेश्चन जो है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब मीजर स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक स्टैटिक प्रेशर, डिफरेंस इन टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर। एक्चुअली क्या है कि पिटॉट ट्यूब जो होती है ये वेलोसिटी नापने का इक्विपमेंट होता है। वेलोसिटी नाप कर एरियास गुणा करके हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन जो पिटॉट ट्यूब है इसमें बेसिकली हम प्रेशर के थ्रू वेलोसिटी नापते हैं। पिटॉट ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर एक पतली ट्यूब लगी होती है। उस पतली ट्यूब में पानी जितना ऊपर चढ़ता है और फिक्स हो जाता है चढ़ के, उसी के थ्रू नापा जाता है। ये भी मैंने आपको फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में पढ़ाया हुआ है। हालांकि पिटॉट ट्यूब से डायरेक्टली वेलोसिटी मापी जाती है, यहाँ पर इस ऑप्शन को नहीं दिया गया है, लेकिन सबसे नज़दीकी ऑप्शन जाता है स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर आते हैं टॉरिसली थ्योरम का क्वेश्चन है 49। इफ़ डिस्चार्ज इन द टू ओरिफिसेस Q1 Q2 प्लेस्ड एट द डेट ऑफ 200 and 800 बिलो ए कांस्टेंट लेवल ऑफ द टैंक। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप कर लेंगे, है ना। ये टैंक में पानी भरा हुआ है, एक छेद यहाँ एक छेद यहाँ है, इससे भी पानी निकलेगा इससे भी निकलेगा, दोनों से डिस्चार्ज सेम है। ये छेद कितना नीचे है 200 mm नीचे, ये वाला छेद कितना नीचे है 800 mm नीचे। अब इन दोनों के डिस्चार्ज का जो फार्मूला होता है जानते हैं क्या होता है? फार्मूला बता दूंगा, दोनों का रेशियो लेके निकाल लेंगे आप लोग। और डायमीटर का मान, अगर पहला छेद Q1 है या O1 है तो इसके डायमीटर का मान मान लीजिए D1 है, तो डिस्चार्ज का वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे। Q1 बराबर π/4 D1 का स्क्वायर, मतलब एरिया, √2GH। तो √2G मतलब ग्रेविटी हो गया। H का मान कितना रखेंगे 200। कौन सा 200? क्योंकि 200 mm नीचे छेद था। और उसी तरह Q2 का निकाल लीजिए, नीचे Q2 लिख दीजिए। Q2 मतलब π/4 D2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2GH कर देंगे। जैसे उसमें किया था वैसे इसमें कर देंगे। ठीक है, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा π/4, वीडियो थोड़ा पीछे करेंगे तो वो भी दिख जाएगा जो मैंने उसके लिए लिखा था, D2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2GH में 2G और H की जगह अब क्या रखेंगे 800, है ना। दूसरे वाला गहराई कितना था 800 था, 200 था, एक 800 था, तो यहाँ 800 रख दीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए, D1/D2 को रेशियो ले लीजिए, √2:1 मिल जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 50वां क्वेश्चन। इफ द फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन को अगर फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फ्लो कैसा होगा भैया? इररोटेशनल फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इररोटेशनल फ्लो नहीं होगा, इररोटेशनल होगा और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर आते हैं इंटरसेप्टर ड्रेन। ये भी क्वेश्चन मतलब फिर से मैं वही कहूँगा एग्जामिनर से, भैया इतने सारे ड्रेनेज स्ट्रक्चर हैं, हेरिंग बोन स्ट्रक्चर है, प्लेन ड्रेनेज स्ट्रक्चर है एंड प्लस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, लेकिन आप आज तक इंटरसेप्टर ड्रेन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सन 2006 से पूछ रहे हैं, 2015 आ गई, 2019 आ गई, 18, 20, 21 पहुँच गई। पेपर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, इंटरसेप्टर ड्रेन पूछेंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये वाला जरूर रखेंगे, दूसरा वाला। ये हमेशा से एग्जामिनर का तरीका रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। प्रिवेंटिंग द सब सॉइल फ्रॉम द रीचिंग द एरिया। अवभूमि पानी की क्षेत्र में पहुंचने से रोकथाम में बहुत सालों से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको एक तरीके से याद रख लें और पॉइंटर में देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी हुआ है इसे। 52 पे आते हैं। द लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्वायर इज डिटरमाइंड बाई मास कर्व एनालिसिस। बहुत ही पुराना घिसा पिटा रद्दी क्वेश्चन, याद रखना चाहिए आपको। द प्रेशर ऑफ वाटर इन ए कन्फाइंड एक्यूफर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा तभी पानी ऊपर चढ़ेगा। कन्फाइंड एक्यूफर में पानी ऊपर तभी चढ़ेगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब पहला सही हो जाएगा। फिर आते हैं भाई
सब इरिगेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कैपिलरी मूवमेंट अच्छा होता है, ये भी आपको मैंने अलग से कराया हुआ है, पॉइंटर के रूप में दिया है। ये डेल्टा ड्यूटी और बेस पीरियड में संबंध पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है। तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि मीटर में होता है तो 8.64 B/D होता है, सेंटीमीटर में है तो 864 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा ये 55 का पहला ऑप्शन। फिर आते हैं 56वां, लाइसीमीटर क्यों यूज़ करते हैं? तो भैया इवेपोर ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए करते हैं, और कायली करते हैं। इतनी बार पूछे हो, कितनी बार पूछोगे? 56 का दूसरा। 57 पे आते हैं, इन ड्राइविंग द बर्नौली इक्वेशन वन एज्यूम द फ्लो इज़। बर्नौली इक्वेशन में जो फ्लो होता है आइडियल फ्लूइड का, वो किस प्रकार का फ्लो होता है? ठीक है, तरल पदार्थ का फ्लो माना जाता है। ठीक है, घर्षणहीन, असंपीड्य मतलब फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, परफेक्ट गैस, लेमिनार एंड फ्लो इन ए कॉन्स्टेंट, मतलब इसमें होता है 57 का पहला ऑप्शन होगा इसमें। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है इसके अंदर। कंप्रेसिबल होता तो बर्नौली थ्योरम वहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 पे आते हैं, पानी को प्रवाह नापने के लिए नहीं करते, तो ये फ्लोट करंट मीटर पिटॉट ट्यूब किया जाता है, टेंसियोमीटर नहीं करते हैं। अभी ऊपर भी पूछा था, मतलब क्वेश्चन पूछने में स्मार्टनेस भी नहीं है भाई साहब। लाइसीमीटर तो पूछ लिया ट्रांसपिरेशन के लिए, जो लाइसीमीटर जो लड़का जानता होगा, क्या टेंसियोमीटर नहीं जानता होगा? सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। 58 का चौथा, मतलब क्वेश्चन पूछो तो ठीक से पूछो, थोड़ी स्मार्टनेस पूछने में दिखाओ। एज़ पर BIS स्टैंडर्ड शेप ऑफ द लाइंड कैनाल शुड बी। लाइंड कैनाल का मतलब पक्की नहर का जो आकार होता है वो ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए, सेमी सर्कुलर नहीं बनता, वो ट्रेपेजॉइडल बनता है। और कुएं के समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ द वेल शुड नॉट बी मेड एट द इंटरवल लेस दैन। अगर हम कहीं पर 2 कुएं बना रहे हैं तो उनकी मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम दूरी जो आपकी है, अब इसमें इस क्वेश्चन में विरोधाभास है ना। देखिए होता क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किताब पढ़ेंगे तो 100 मीटर मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग किताब पढ़ेंगे तो 200 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियर इसलिए 100 लगाइएगा। हालांकि कुछ किताबें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उनमें भी 200 दिया हुआ है, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग से उन्होंने रेफरेंस ले लिया है। रियलिटी ये है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे तो 100 मीटर ही इसकी डिस्टेंस मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं पल्वराइजेशन ऑफ द सीड बेड इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो भुरभुरी मिट्टी क्यों बनाते हैं? ताकि हमको टिलेज कम करनी पड़े। ठीक है, 61 का दूसरा ऑप्शन नहीं, पल्वराइजेशन ऑफ सेल ऑफ सीड बेड इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ। हाँ, ये होता है सेकेंडरी, मतलब ये हम पल्वराइजेशन किस में करते हैं? कल्टीवेटर के द्वारा। तो इसलिए क्या होता है, वो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है ना। रिजर का उपयोग क्यों करते हैं? तो नाली मिट्टी चढ़ाने और कूड़ बनाने, तीनों के लिए। और रिजर प्लाऊ के बारे में इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि मुझे भी नहीं याद कि कितनी बार आया, बहुत जगहों पे आ चुका है। और आपकी स्टैंडर्ड किताबों में रिजर प्लाऊ के ऊपर 3 लाइन लिखी होती है, उन 3 लाइनों में यही 3 शब्द ही लिखे हैं, है ना, कुछ और सोचना ही नहीं है आपको। फिर आते हैं फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द जीरो सीड ड्रिल नो टिल ड्रिल वाज डेवलप्ड एट। ये भैया GV पंत में बनी थी, पुराना क्वेश्चन घिसा पिटा। फिर आते हैं डिस्क प्लाऊ, विड्थ ऑफ कट को इन्फ्लुएंस करता है, टिल्ट एंगल डेप्थ ऑफ कट और डिस्क एंगल विड्थ ऑफ कट, है ना। फिर आते हैं एकल तवादार में 2 गैंग के मध्य का कोण, एकल क्रिया सिंगल एक्शन डिस्क हैरो में 2 गैंग्स आर सेट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर दोनों गैंग को सेट किया जाता है। ठीक है, तो एंगल कितना होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। रोटावेटर की द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रोटावेटर रेंजेस बिटवीन। ये क्वेश्चन भी डेटा बेस्ड है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 150 से 350 RPM। फिर आते हैं फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सुइंग मशीन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, बुआई मशीन की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? ये करती है इसके 67 में चौथा ऑप्शन होगा। ये फॉरवर्ड स्पीड ऑफ ट्रेवल, इसकी रेटिंग और फीड परफॉर्मेंस इंडेक्स तीनों बात पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन कुछ ठीक था। ठीक है, 100 में से 5 जो अच्छे आते हैं उनमें से एक था ये। फिर आते हैं फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फील्ड इफिशियंसी बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, सीड ड्रिल इज़ गिवन बाई। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना, घिसा पिटा रद्दी क्वेश्चन।
ये आपका दूसरा नंबर ऑफ़ फरो ओपनर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फरो ओपनर्स। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है सीड ड्रिल के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, उसको भी वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो रेडिएटर में पानी भैया 100 डिग्री से कुछ ऊपर तक जाता है, मतलब 110 डिग्री तक जाता है पानी, 100 डिग्री पे उबल जाता है, तो 70 का तीसरा हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द फ्यूल कैचेस फायर। भैया फ्लैश पॉइंट, आग लग जाएगी, फ्लैश लग जाएगा, तो पुराना क्वेश्चन एकदम, कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार पूछते चले आ रहे हैं भैया, अपडेट पता नहीं कब होंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, 72 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर आते हैं एवरेज थ्रेशिंग कैपेसिटी ऑफ द बुलक ड्रॉन ऑल पैड थ्रेशर। अब ये क्वेश्चन जो है 500 600 दोनों ऑप्शन दे दिया है, लेकिन नज़दीकी ऑप्शन 500 बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 72 का तीसरा। तिहत्तर में क्या भैया, द वर्क ऑफ द शू इन द रीपर। रीपर के शू का काम क्या होता है भाई? तो रीपर शू का काम होता है कटिंग हाइट को मैनेज करना। ठीक है, सेम शू का काम जो आपका उसमें है कंबाइन में, वहाँ पर भी सेम होता है शू का काम, कटिंग हाइट को मैनेज करना। तो क्या होगा, रेगुलेट द कटिंग हाइट। तो कितनी होती है भाई? तो ये आपकी 5 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर आते हैं 74वें क्वेश्चन पे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम्स टू 100%। मतलब जहाँ पर 100% RH हो जाए तो उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, 90 से 100% के बीच में या 100%। ठीक है, तो हो गया आपका 74वां का चौथा ऑप्शन। 75वें क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट इज़ लो। मॉइस्चर कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो वेदर क्या हो जाएगा भैया? ड्राई कहलाएगा। ठीक है, 76 पे आते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द ग्राम में टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस बाय मीन्स ऑफ। अनाज में सीधे सतह से ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? 76 का चौथा ऑप्शन, हीट कंडक्टिविटी के द्वारा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फार्मूला क्या है? Q बराबर KA इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट कंडक्टिविटी होती है, बहुत बार बताया हुआ है मैंने। ठीक है, और पहले भी कराया हुआ है इस क्वेश्चन को, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, यही सेम क्वेश्चन कराएं। फिर आते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्मल प्रोसेसिंग। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने इसके ऊपर भी पॉइंटर दिया हुआ है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्टरलाइजेशन, एंड पार्शली तो पाश्चराइजेशन। तो दुग्ध के पाश्चराइजेशन के लिए न्यूनतम तापमान कितना भैया? 62 डिग्री सेंटीग्रेड। पुराना फेमस एंड ऐसा क्वेश्चन जो कभी कोई गलत कर दे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करके आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ इमीडिएटली कूलिंग ऑफ द मिल्क कंट्रोलिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। हीटिंग और इमीडिएटली कूलिंग मतलब गर्म करके बहुत तेज़ी से तुरंत ठंडा कर देने, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको पाश्चराइजेशन कहा जाता है। 79 का तीसरा ऑप्शन। डीप बेड सूक्ष्मता मतलब डीप बेड ड्राइंग इज़ कैरेक्टराइज बाई। तो ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज करी जाती है? डीप बेड ड्राइंग। तो ये 80वें का चौथा ऑप्शन। सिग्निफिकेंट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द बेड, इसी के द्वारा इसको कैटेगराइज किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, हालांकि ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। मॉइस्चर कंटेंट एट विच द ड्राइंग रेट प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम द कांस्टेंट रेट फॉलोइंग पीरियड टू रेट इज़ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी 81 का पहला, ये भी मैंने आप लोगों को कराया, सॉरी 81 का दूसरा, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है ये भी मैंने आप लोगों को। नमी की वह मात्रा जिस पर पदार्थ की शुष्कता एक स्थिर दर से कम होती दर में परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है ऐसे करके, कांस्टेंट रेट पीरियड एंड फॉलिंग रेट पीरियड के बीच में क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट आता है। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग वाले ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने इसको बताया है। फिर 82वें क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेविटी सेपरेटर जो होता है ये ड्रैग और ग्रेविटी दोनों के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हैमर मिल और बर मिल जो होती है ये अनाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं विच न्यूट्रिएंट्स अनचेंज ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के समय कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा होता है जो बदलता ही नहीं है?
तो टोटल प्रोटीन कंटेंट नहीं चेंज होता है, ठीक है। फिर आते हैं स्क्रू कन्वेयर जनरली यूज टू मूव द ग्रेन हॉरिजॉन्टल बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड अप टू एन एंगल ऑफ, मतलब क्या होता है कि स्क्रू कन्वेयर जो 15 डिग्री से लेकर किस डिग्री के एंगल तक इस्तेमाल किया जाता है, तो हाईएस्ट एंगल पूछा हुआ है तो 90 डिग्री तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 85 का चौथा ऑप्शन। फिर आते हैं LSU डायर को कहाँ हुआ, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब अमेरिका में, यूएसए में। सूर मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा इस वाले में, ठीक है। 87 में आते हैं, सोलर एनर्जी इज़ फ्री फ्रॉम सोलर एनर्जी जो होती है इनमें से किस चीज़ से फ्री है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम से फ्री है। सूर्य का नियतांक कितना होता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में, 1.38 या 1.4 के आसपास, मतलब क्या हो गया 88 का तीसरा ऑप्शन। 89 पे आते हैं कि डेंसिटी ऑफ द बायोगैस स्लरी पानी से कुछ ज़्यादा 1080 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जनता गैस सबसे अधिक संचयन होता है इसका 15 क्यूबिक मीटर, 4 से 15 के बीच में इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15। फिर होते हैं 91 पे आते हैं कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट मूवमेंट, तो सेमीकंडक्टर के लिए करंट अंदर चले इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों ही इसमें होता है, PNP सेमीकंडक्टर होता है। ये क्वेश्चन आपको मैंने रिन्यूएबल एनर्जी वाले ऑब्जेक्टिव्स में कराया हुआ है। 90 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फ्यूल, मतलब जो कोयले के बाद पैदा होता है वो कौन सा होता है, डीजल होता है। डीजल एक लिक्विड है जो कि प्राइमरी फ्यूल के बाद सेकेंडरी फ्यूल के रूप में पैदा होगा। फिर आते हैं द एनर्जी डराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा कहलाती है। 93 का दूसरा ऑप्शन। ए रिफ्लेक्टर यूज द इन सोलर पावर प्लांट टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉनकेव रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। 94 का दूसरा ऑप्शन। पानी खींचने के लिए कौन सी पवन शक्ति उपयुक्त है, तो पानी खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो भैया मल्टीपल ब्लेड टाइप का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पावर चाहिए क्योंकि, ठीक है, उसका सॉलिडेटरी रेशियो जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, सॉलिडेरिटी रेशियो मतलब ज़्यादा हवा को काटे वो। फिर आते हैं पवन चक्की या पंप यूज्ड इन द वाटर मिल, पंप किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इसमें डायाफ्राम रोटेरी तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। 96 का चौथा यहाँ पर होगा, सभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कैटेगरी में आते हैं। 97 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायोगैस प्लांट हैज़ द डाइसर्ट एंड इन द कॉम्बाइंड यूनिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बायोगैस वाले चैप्टर में करा रखा है, ये फिक्स डोम टाइप कहलाता है। फिर आते हैं द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टर इन द सोलर हीटिंग डिवाइसेस, तो सोलर हीटिंग डिवाइसिंग में रिफ्लेक्टर का यूज़ क्या होता है, तो आसान क्वेश्चन फिर से 98 का पहला, इंक्रीज़ इफ़िशियंसी बढ़ाना है इसमें। प्राकृतिक गैस की जलन क्षमता क्या होती है, 3500 से 5000 होती है, यहाँ 33 से लेकर 50 कर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। 99 का तीसरा होगा। 100वां क्वेश्चन पे आते हैं कि सोलर रेडिएशन रीचेज़ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ, तो ये डिफ्यूज़न और बीम दोनों ही प्रकार से पहुँचता है, कुछ रेडिएशन डिफ्यूज़ होता है, कुछ बीम के रूप में आता है, डायरेक्ट आता है, तो 100 का तीसरा। तो यहाँ पर आपके पूरे ही क्वेश्चन ख़त्म हो गए राजस्थान जेईई के पेपर के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। असलियत ये है कि इस पेपर में 100 में से कम 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी मेरे किसी न किसी चीज़ में कंप्लीट हुए थे, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से 5-6 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे थे जो नए थे। 96 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आपको बताना था कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा उसी का दूसरा रूप है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये पेपर ख़त्म हो गया। अभी TSP नॉन TSP वालों का हो गया, अब TSP वालों का मैं अभी रात भर में डाल दूँगा, तो उसको भी आप लोग देख डालिएगा। बहुत ही आसान पेपर आता है और जितना मैंने पढ़ा रखा है उसके रेंज में ही सब कुछ है। तो बस हो गया, ठीक है। तो अगेन वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Bye bye and Shabba Khair.